हाय। मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य रहा है कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। अगर आप हमारी चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देख सको। फ्रेंड्स, मार्केट्स काफ़ी डायनामिक है और वॉलेटाइल भी है, और ऐसे वॉलेटाइल और डायनामिक मार्केट को डील करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रैटेजी चाहिए। आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो जैसे ही कोई डिफ़िकल्टी आए मार्केट के सामने तो तुरंत ही वो सेफ साइड पे चली जाए, और जैसे ही फिर से जो रास्ता है वो स्मूथ हो जाए तो फिर से वो रिस्क लेने के मोड में आ जाए। तो ऐसी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स, और ऐसी स्ट्रैटेजी से कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, ये बताने के लिए आज हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग गेस्ट जुड़े हैं। इनसे हमने पहले भी बातचीत की है, तो इनको बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये क्वालिफिकेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सैमको म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर और रिसर्च हेड है। इन्हें साइकिलिंग बुक्स पढ़ना पसंद है। तो चलिए स्वागत करते हैं पारस माटलिया जी का। पारस जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू अगेन ऑन आवर शो। Thank you, Apurva ji, and thank you for having me again with on your show. I think it is a very very good opportunity to share what we have learned in our journey, and जो भी बाकी traders है, investors है, उनको भी हम help कर पाए. श्योर, एब्सोल्युटली। तो काफ़ी मज़ेदार रहेगा हमारा जो आज का ये सेशन है। तो इस सेशन में हम ट्रांसफॉर्मर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या है ये ट्रांसफॉर्मर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी? तो टेल अस समथिंग इन ब्रीफ अबाउट द स्ट्रैटेजी। So it is a dream strategy of anyone participating in the markets, right? I mean, मार्केट्स हर एक मार्केट्स एक अलग साइकिल में चलते हैं, मतलब अप ट्रेंडिंग होते हैं, डाउन ट्रेंडिंग होते हैं, साइडवेज होते हैं। हर एक इन्वेस्टर का ड्रीम यही होता है कि वो पूरा अप मूव कैप्चर कर ले, टॉप पे एग्जिट करे, बट जनरली दैट इज नॉट समथिंग वी कैन डू। तो क्लोज टू द ड्रीम जैसी हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जहाँ पे बेस्ड ऑन मोमेंटम, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट, हम क्या करते हैं कि अगर मार्केट्स एक बुल रन में चल रहे हैं या अप ट्रेंडिंग है, तो हम ज्यादा से ज्यादा इक्विटी में हम इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा इक्विटी का एक्सपोजर रखें। लेकिन जब भी मार्केट्स खराब हो जाते हैं, क्रैश होने का ट्राई करते हैं, तभी आप मार्केट्स में से एग्जिट लो, इक्विटी एक्सपोजर घटाओ, एंड उस तरह से आप आपका डाउनसाइड प्रोटेक्शन करो। तो मार्केट जैसे रोज चेंज होता है, वैसे ही आपकी जो स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, वो भी चेंज होनी चाहिए, वो भी ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। तो वो ही लॉजिक है ये ट्रांसफॉर्मर स्ट्रैटेजी के पीछे। और ट्रांसफॉर्मर एक बहुत बड़ा फुल फॉर्म है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग बहुत हमने उसमें यूज किया। श्योर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जो आपने शॉर्ट में समझाया, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये स्ट्रैटेजी के बारे में जानने के लिए। और जैसे कि हम आज का जो माहौल है पूरा, कि कहीं अचानक से कुछ आ जाए, तो 2020 में कोविड आ गया था और मार्केट सडनली क्रैश हो गए। फिर हमने 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, 23 में अभी इसराइल हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। सो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, और मार्केट्स को तो एक छोटी सी कोई कहीं पे छींक दे, खास दे, और मार्केट्स आर रेडी टू फॉल। सो व्हेन इन दिस पर्टिकुलर मार्केट एनवायरनमेंट जहाँ हम ऑल टाइम हाइस पे, वहाँ पे डर भी रहता है कि कहीं गिर गए तो क्या होगा। सो फॉल से बचने के लिए, या एक थोड़ा उसका जो इम्पैक्ट है उसको लिमिट करने के लिए, ये ट्रांसफॉर्मर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू लर्न अबाउट इट। तो आपने हमारे लिए कुछ स्लाइड्स भी प्रिपेयर की है टू एक्सप्लेन दिस ट्रांसफॉर्मर स्ट्रैटेजी। सो लेट्स बिगिन। सो एज वी डिस्कस्ड कि मार्केट्स जो है एक साइकिल में काम करते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है 1991 से। तो लॉग लॉग एडजस्टेड चार्ट है। तो आप देखेंगे तो मार्केट्स एक साइकिल में चलते हैं, यानी पहले एक अप मूव आया, फिर साइडवेज हो गए, वापस एक अप मूव आया, फिर एक क्रैश आया, फिर काफी 2-3 साल तक साइडवेज रहा, फिर वापस अप मूव आया, फिर वापस 2020 का क्रैश आया। तो अलग अलग साइकिल्स है, अलग अलग साइकिल्स में आपकी अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी चेंज होनी चाहिए।
तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए, और ये साइकिल्स को और थोड़ा अगर इजी वे में समझना हो तो हम डाउ थियरी से लर्निंग ले सकते हैं। तो डाउ थियरी क्या कहता है कि मार्केट जो है वो 4 फेजेस में काम करता है। पहला जो है वो एक्यूमुलेशन का फेज है, कि जनरली वहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है या स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, वो एंट्री करते हैं जहाँ पे एक आपको हल्का सा अप ट्रेंड देखने मिलता है, बट मार्केट के जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा भाग नहीं जाते। देन सेकेंड फेज में व्हेन पीपल फाइंड आउट कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है एंड द नंबर्स आल्सो स्टार्ट शोइंग अप, यानी प्रॉफिट ग्रोथ आने लगती है, बहुत बड़े ऑर्डर्स आते हैं, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आके बहुत अच्छी क्वांटिटीज में अच्छे वॉल्यूम के साथ पार्टिसिपेट करते हैं एंड एक एक्सेलरेशन का फेज हमें देखने मिलता है। देन द थर्ड फेज इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली क्या होता है कि जहाँ पे वापस अभी साइकिल टर्न हो रही है, यानी कोई ऐसा बिजनेस है जो सिक्लिकल नेचर का है, वहाँ पे उनके प्रॉफिट्स पीक हो गए, मार्जिन पीक 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 हो गया है, एंड अभी एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि यहाँ से ज्यादा अपसाइड नहीं बची है। तो जनरली वापस जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, दे आर द वंस टू गो आउट ऑफ दिस मार्केट एंड द रिटेल एंड अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉलो फॉलो दीज गाइज। अभी फॉर एग्जांपल आपके ध्यान में अगर कोई ऐसा है जो पेंट्स इंडस्ट्री में काम करता है, या आपके ध्यान में कोई ऐसा है जिनकी ऑटो डीलरशिप है, तो उन्हें सबसे पहले पता चलता है कि उनकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, स्लो डाउन आ रहा है, बहुत डिमांड है, क्या नहीं है, एंड जनरली उसके बाद जो है बाकी के मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता चलता है। तो ये एक लॉजिक था, मतलब लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग था कि डाउ थियरी क्यों काम करता है। एंड अगर इसका हम टेक्निकल फेज देखें कि टेक्निकली जो अगर हम देखने जाए कि जो ये काम कैसे करता है डाउ थियरी, तो एक्यूमुलेशन फेज में जनरली क्या होता है, जो प्राइस है आपका वो 150 एंड 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होता है। जनरली सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं। सेकेंड ट्रेंड जो है आपका अप ट्रेंड है, उसमें आपका 200 मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो अपवर्ड ट्रेंडिंग होता है। उसमें जो पुल बैक्स होते हैं वो पुल बैक्स में वॉल्यूम कम होता है, अप मूव्स में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। थर्ड फेज जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पे प्राइस जो है थोड़ी साइडवेज हो जाती है, आपका 200 मूविंग एवरेज जो है वो फ्लैट हो जाता है, उसमें ऊपर से और नीचे से क्रॉसओवर्स भी होने लगते हैं। एंड द लास्ट फेज इज डाउन ट्रेंड, जहाँ पे आपका 200 डे मूविंग एवरेज का स्लोप नेगेटिव या इनवर्स टर्न हो जाता है, आपका प्राइस 200 डे मूविंग के नीचे है। जनरली आपका जो ट्रेंड है वो लोअर लोज एंड लोअर हाइज करता है, और इस फेज में जो है आप देखते हो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। तो दिस इज हाउ द 4 फेजेस ऑफ मार्केट्स वर्क। एंड जनरली एज एन इन्वेस्टर हमें ऐसा होता है कि हमें बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड नहीं देखना है, बट मार्केट्स का ये फीचर है, बग नहीं है, कि ऑलमोस्ट एवरी 3.5 साल में मार्केट जो एक एक 25% से ज्यादा का ड्रॉडाउन देता है। तो इस चीज के लिए भी हमें रेडी रहना है, इस चीज के लिए भी हमें हमारी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है। सो पारस जी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आपने बताया कि ये इस नज़रिए से मैंने भी नहीं देखा था कि हर 3.5-4 साल के बाद एक 25 से 30% का करेक्शन आता है। तो लास्ट जो हमने 40% वाला जो करेक्शन देखा था वो था कोविड में, और उसके बाद से हमने कोई भी आई थिंक हार्डली एक छोटा सा शायद करेक्शन, लेकिन वो 20% पूरा नहीं हुआ था। So we are right now ripe for one more correction, if I can say that, कि अगर इलेक्शंस या उसके बाद, मतलब 3.5 साल तो अभी ऑलरेडी हो गए, सो मे बी 6 महीने और बाज़ार जनरली इलेक्शंस के पहले तेज़ी में रहता है, तो इलेक्शंस के बाद मे बी शायद कुछ हो सकता है। सो इन दिस केस ये जो ट्रांसफॉर्मर स्ट्रैटेजी आप बता रहे हो वो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी काम में आ सकती है अगर ऐसा कुछ होता है तो। राइट राइट। सो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो 1979 से लेके ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर 2023 तक ऑन एन एवरेज हर 3.5 4 साल में एक बार आपको 25% से ज्यादा का ड्रॉडाउन देखना मिला है। एंड यू नो एज यू राइटली सेड कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इलेक्शंस के बाद आपको ये शायद एक ऐसा मूव देखने मिल सके, या वॉलिटिलिटी में आपको और ज्यादा मार्केट बढ़ स्पाइक हो, स्पाइक मिल जाए। स्पाइक मिल सके। राइट राइट। सो ऐसे ही मार्केट सिचुएशंस के लिए जो ट्रांसफॉर्मर स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, दैट इज समथिंग जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को यूजफुल हो सकती है। तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल में बहुत सिंपल है, यानी अगर हम स्ट्रैटेजी का कोर जानने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल है कि आपको अप ट्रेंडिंग मार्केट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर लेना है, नियर टू 100%।
लेकिन जैसे ही मार्केट्स आपका जो टर्न अराउंड होने लगता है या बेंड होने लगता है, तो आपको एग्जिट होके इक्विटी एक्सपोजर कम करना है। यानी एड सेकोटा करके एक बहुत बड़े ट्रेंड फॉलोइंग इन्वेस्टर थे, तो उन्होंने यही कहा था कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो ट्रेंड जब तक चल रहा है, इट इज योर फ्रेंड, बट जैसे ही आपका ट्रेंड बेंड होने लगता है, रिवर्स होने लगता है, तो आपका वो दोस्ती आप तोड़ के आप निकल जाओ उसमें से। आप इक्विटी का एक्सपोजर कम करके शायद आप डेट में मूव कर सकते हो, आप आर्बिट्राज में मूव कर सकते हो। एंड एक रिस्क ऑफ तरीका है जिससे आप आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल कैसे काम करता है, इट इज बेसिकली कि आप देखेंगे यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है कि हमने यहाँ पे मार्केट्स का ऑलमोस्ट सारे अप मूव्स बहुत अच्छे से कैप्चर किए हैं। डाउन मूव्स अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द डाउन मूव्स भी हमने अवॉइड किए हैं। नाउ इफ यू ऑब्जर्व वेरी क्लोजली, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम कोई भी बॉटम्स और टॉप्स कैच नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बॉटम बनने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद एंट्री हो रही है, एंड टॉप बनने के बाद थोड़ा करेक्शन आने के बाद एग्जिट हो रहा है। यहाँ पे एक बीच में आप देखेंगे तो एक विप शॉट रेट भी आया था, जहाँ पे तुरंत ही हमने एग्जिट किया एंड वापस तुरंत एंट्री भी कर लिया ऑन द राइट हैंड साइड, छोटा सा रेड पार्ट है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, बट अगर हम वैसा नहीं करते तो शायद ये बहुत बड़ा अपमूव आपका मिस हो जाता है स्ट्रैटेजी के कारण। तो ट्रांसफॉर्मर स्ट्रैटेजी इज मेकिंग श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी अप ट्रेंड्स, एंड यू आर ट्राइंग टू अवॉइड एज मच एज डाउन साइड एज यू कैन। तो ये एक्चुअली जैसे मैंने आपको बोला कि एक एब्रीविएशन है। यहाँ पे हम कई सारे फैक्टर्स देखते हैं, हम यहाँ पे टेक्निकल्स देखते हैं, हम यहाँ पे मैक्रोज देखते हैं। तो टेक्निकल्स में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। जो प्राइमरी अगर आप देखेंगे, जो प्राइमरी कोर स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन है मॉडल का, वो ट्रेंड है, ट्रेंड फॉलोइंग है। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मर का टी अगर आप देखेंगे तो अलग कलर में है, बाकी के जो फैक्टर्स है आर टू आर वो अलग फैक्टर में है। तो ट्रेंड हमें बताता है कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा अति हो जाता है, बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा बेरिश हो गया या तो बहुत ज्यादा बुलिश हो गया, वैसा होता है। तो उस केस में ये जो आर टू आर फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स हमें हेल्प करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या मार्केट एक एक्सट्रीम बुल मार्केट में है या क्या एक एक्सट्रीम बेयर मार्केट में है, एंड देन वहां से रिवर्स होने का चांसेस है कि नहीं। तो ये टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में हमें हेल्प करते हैं। तो अगर हम फैक्टर्स देखें कुछ, तो यहाँ पे हम स्टॉक प्राइस ब्रेथ देखते हैं, ऑप्शंस वॉलेटिलिटी एंड विक्स देखते हैं, हम यहाँ पे मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखते हैं, हम रोलिंग रिटर्न एंड ट्रेलिंग बेसिस पे रिटेल एक्टिविटी देखते हैं, यहाँ पे इक्विटी अर्निंग्स यील्ड देखते हैं, फेड फंड रेट देखते हैं, नेट न्यू 52 वीक हाई लोज देखते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलके हमें एक इंडिकेशन देते हैं कि क्या मार्केट्स एक बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में आ गए, वहां से रिवर्स हो सकते हैं, या क्या मार्केट्स में बहुत ज्यादा पैनिक है और वहां से मार्केट्स में आपको एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो इसके हम आगे कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि इस फैक्टर्स को हम कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, ट्रांसफॉर्मर मॉडल के दो हिस्से हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, जो कोर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मॉडल है, एंड दूसरा टैक्टिकल एलोकेशन है, जो हमें हमारा इक्विटी एक्सपोजर एडजस्ट करने में हेल्प करता है, विच इज मीन रिवर्जन मॉडल, जो आर टू आर जो फैक्टर्स है वो हमें मीन रिवर्जन फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द इक्विटी पार्ट ऑफ इट कि एसेट एलोकेशन इक्विटी में कैसे होता है। तो ट्रेंड इन द इक्विटी मार्केट्स इज द की थिंग। मोमेंटम देखते हैं हम कि मोमेंटम है, कितना स्ट्रांग है, कितने टाइम से है। ये सारे फैक्टर्स हमें हेल्प करते हैं कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग हो सकता है, कितना वीक हो सकता है। तो यहाँ पे तीन चीजें जाती है। तो पहले हम मोमेंटम को कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर आप हमारा प्रीवियस कॉन्वर्सेशन देखेंगे तो उसमें हमने मोमेंटम काफी लेंथ में डिस्कस किया था कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी क्या होती है, उनसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी को दो तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला है टाइम सीरीज एनालिसिस एंड दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। तो टाइम सीरीज एनालिसिस यानी आप वहाँ पे स्टॉक का खुद का परफॉर्मेंस देख रहे हो, जहाँ पे स्टॉक ने पिछले 6 महीने में, 12 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, या स्टॉक ने एक नया 52 वीक हाई किया हो, नया लाइफ टाइम हाई किया हो, तो वो एब्सोल्यूट मोमेंटम इंडिकेटर्स है। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल यानी रिलेटिव मोमेंटम। तो वहां पे आप देख रहे हो कि स्टॉक्स जो है उनके पीयर्स से, उनकी इंडस्ट्री से, उसके उनके बेंचमार्क से जो है एक बेटर प्राइस परफॉर्मेंस दे रहे हैं इन लास्ट 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। तो ये आपको पता लगाने में हेल्प करेंगे कि कौन से स्टॉक्स मोमेंटम में है, चाहे वो एब्सोल्यूट मोमेंटम हो या वो रिलेटिव मोमेंटम हो।
दूसरा है रिग्रेशन मॉडल्स, तीसरा है स्लोप एंड एंगल एनालिसिस। तो ये दोनों फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करते हैं कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, ट्रेंड का हेल्थ कितना अच्छा है, या ट्रेंड का हेल्थ कितना स्ट्रांग है और यहाँ से ट्रेंड कितना वीक हो सकता है, या ट्रेंड का क्या हाल हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप स्मॉल कैप या माइक्रो कैप इंडेक्स देखेंगे अप्रैल से लेके सितंबर तक, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में बढ़े थे। तो वहां पे उनका जो एंगल था वो बहुत स्टीप था, जो हमें कह रहा था कि ये बहुत ही स्ट्रांग अप मूव है। बट सितंबर में आप देखेंगे तो थोड़ा फॉल आया, फिर वापस एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना, एंड उसके बाद वापस द ट्रेंड कंटिन्यूड। तो भले ट्रेंड अभी आपका जो एंगल है वो इतना स्टीप नहीं है, बट फिर भी आपका डायरेक्शन अपवर्ड्स है। तो हर एक ट्रेंड का आप देखेंगे तो अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये मॉडल हमें वो चीजें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन अगर एकदम बेसिक तरीके से बात करें तो हायर हाइज एंड हायर लोस, एंड अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन का फेज भी आता है बीच में। बट जनरली जब आपका एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन ब्रेक होता है, जनरली इट इंडिकेट्स अ चेंज इन द ट्रेंड। तो वहां पे अगर आप एक्सट्रीम राइट साइड में देखेंगे तो वहां पे आप टॉप पे एग्जिट नहीं कर रहे हो, बट आपका हायर हाइज फेल हुआ, फिर लोअर लो बना, तो वहां पे आप एग्जिट करते हो। एंड दिस हेल्प्स यू टू राइड द ट्रेंड एज मच एज यू कैन, जो आपको कंसोलिडेशन में बहुत बार बाहर नहीं कर देता मार्केट से। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेंड को हम थोड़ा बेटर तरीके से आइडेंटिफाई करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो ट्रेंड फॉलोइंग के है वो ये है। तो सबसे पहला, आई थिंक ऑल गुजरातीज एंड ऑल मारवाड़ीज हैव हर्ड दिस फ्रेज सिंस देयर चाइल्डहुड, कि भाव भगवान है या भाव भगवान छे। सो व्हाट दिस सेज इज दैट द कोर 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 प्रिंसिपल ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग इज दैट प्राइस जो है आपका वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अल्टीमेट ट्रुथ है। यानी शायद ऐसा होगा कि स्टॉक नेगेटिव वाई ओ वाई ग्रोथ दे रहा है इन रेवेन्यूज इन अर्निंग्स, लेकिन स्टॉक प्राइस अगर नया 52 वीक हाई कर रहा है, देन देर इज सम इंडिकेशन कि कुछ तो आगे आपका या तो स्टॉक का अच्छा आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे कि हमने जो प्रीवियस एपिसोड किया था उसमें अल्किल अमाइंस बालाजी अमाइंस का एग्जाम्पल लिया था, वहां पे स्टॉक ने नया 52 वीक हाई किया था, बट उसके बाद 2 क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो नेगेटिव थे। बट उसके बाद जो है कंपनी ने बहुत अच्छा बम्पर रिजल्ट दिया था, बम्पर ग्रोथ दिया था। सो जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, प्रमोटर्स है, इनसाइडर्स है, दे आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, दे आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, दे नो व्हाट द बिजनेस इज गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 6, 12, 18 मंथ्स। एंड जनरली जो नंबर्स है वो बाद में फॉलो करते हैं। सो प्राइस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, यानी जो हम कहते हैं कि मार्केट विजडम है, मार्केट विजडम के सामने कोई बड़ा नहीं है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। तो मार्केट विजडम को सुनना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए एंड उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि आपकी इंजरी होने का चांसेस बहुत कम होता है मार्केट में। सेकेंड, एड सेकोटा जी से आता है ये कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो जब तक ट्रेंड बेंड नहीं होता है तब तक आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड को राइड करना है। थर्ड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग, कि यहाँ पे कभी भी आप मार्केट्स को प्रेडिक्ट करने का ट्राई नहीं कर रहे हो, आप मार्केट्स का टॉप या बॉटम पकड़ने का ट्राई नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे मार्केट्स को फॉलो कर रहे हो। तो क्या होगा कि एक बॉटम बनने के बाद, थोड़ा मार्केट ऊपर चलने के बाद आप एंट्री कर रहे हो, एक टॉप बनने के बाद मार्केट थोड़ा गिरने के बाद आप एग्जिट कर रहे हो, सो दैट यू नो, अगेन जैसे कि कहा कि ट्रेंड फॉलोइंग अगर आप करते हो तो मार्केट में इंजुरी होने का चांसेस थोड़ा आपका कम हो जाता है। एंड लास्ट, द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ ईच ट्रेंड इज वेरी डिफरेंट। यानी बहुत बार अगर आप देखेंगे तो स्लो एंड स्टेडीली अप मूव आता है, जैसा आपने देखा होगा 2014 से लेके 2018 तक हुआ कि स्मॉल कैप मिड कैप्स ने बहुत स्लोली स्टेडीली रिटर्न बनाया, बट बहुत अच्छा रिटर्न बनाया ओवर अ 4 ईयर पीरियड। अगर अभी रिसेंट पीरियड जो देखेंगे तो स्मॉल कैप मिड कैप्स ने एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ऑलमोस्ट 50, 60, 70% का रिटर्न दिया है। सो हर एक ट्रेंड है, डायरेक्शन चाहे सेम हो, बट उसका स्ट्रेंथ अलग होता है, उसका जो पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स होते हैं सारे स्टॉक्स के वो अलग होते हैं। तो कुछ अप मूव में मेजोरिटी स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ अप मूव में थोड़े से ही स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ यू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, यहाँ से कितना और चल सकता है। सो बहुत शॉर्ट में हमने डिस्कस किया कि ट्रेंड फॉलोइंग क्या होता है, कैसे काम करता है। नाउ लेट्स डिस्कस कि जो ये मीन रिवर्टिंग फैक्टर्स है वो हम कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 4 एग्जांपल्स लिए हैं, तो वो एग्जांपल्स को समझते हैं।
पहला है स्टॉक प्राइस ब्रेथ, तो ये परसेंटेज ऑफ ऑल एनएससी स्टॉक्स अबव देयर 40 वीक ईएमए, यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक जो है जो उनके खुद के 40 वीक ईएमए के ऊपर है। तो जनरली दिस विल नॉट हेल्प यू टू कैच टॉप्स, बट दिस विल इंडिकेट कि शायद मार्केट काफी एक्सुबरेंस में है, या मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स, यानी अभी फॉर एग्जांपल हम 2018 जनवरी फरवरी का एग्जांपल ले, तो वहां पे 90% ऑफ ऑल एनएससी स्टॉक्स वर अबव देयर 40 वीक ईएमए, यानी अभी हार्डली 10% स्टॉक्स ऐसे बचे जो उनके 40 वीक ईएमए के ऊपर जाने के लिए बच गए हैं। ऑन दी अदर एंड अगर आप देखें, कोविड का फॉल था, तो कोविड के फॉल में सिर्फ 5% स्टॉक्स ऐसे थे जो उनके 40 वीक ईएमए के ऊपर थे, यानी जितने भी स्टॉक्स को नीचे जाना था वो मेजोरिटी स्टॉक्स नीचे जा चुके, एंड देयर इज अ चांस कि यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। सो दिस इज वन फैक्टर दैट वी यूज इन मीन रिवर्जन। अदर फैक्टर इज द 52 वीक हाई लो डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे हमने 52 वीक लो डाइवर्जेंस का एग्जांपल दिया है। 2008 में आप देखेंगे तो जनवरी से लेके ऑलमोस्ट अक्टूबर तक मार्केट्स गिरते हैं, एंड अक्टूबर में जो एक बॉटम बनता है उसमें करीबन 75-80% स्टॉक्स नया 52 वीक लो करते हैं, यानी इस क्रैश में, इस फॉल में ऑलमोस्ट 70-80% स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया है। देन मार्केट थोड़ी रिकवर होते हैं, रिकवर होने के बाद वापस अगर आप देखेंगे तो एक फॉल आता है मार्च में, वहां पे अगर आप देखेंगे तो हार्डली 30-40% स्टॉक्स ऐसे जो नया 52 वीक लो क्रिएट कर रहे हैं। दिस इंडिकेट्स कि ये वाले फॉल में कम स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी ये जो फॉल है उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम है, एंड यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस आपका ज्यादा है थोड़ा। So this helps to identify tops and bottoms to some extent, and again जैसे कि मैंने आपको कहा हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करने का ट्राई नहीं करेंगे, दिस ओनली हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई कि मार्केट बहुत ज्यादा कोई अति में तो नहीं है, एक्सट्रीम में तो नहीं है ऑन ईदर साइड। सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्रॉम 2013 अगेन, जो पहला अगर आप फॉल देखेंगे तो आपका नंबर ऑफ स्टॉक्स मेकिंग न्यू 52 वीक लो इज हाई। मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू होता है, यानी ट्रेंड अभी भी नीचे जा रहा है, बट अभी इस फॉल में आप देखेंगे कम स्टॉक्स ऐसे हैं जो नया 52 वीक लो क्रिएट कर रहे हैं। अगेन दिस इंडिकेट्स कि यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस है। सिमिलर इन 2020 एज वेल। सो वन मोर फैक्टर दैट वी यूज इज रोलिंग रिटर्न एनालिसिस। नाउ अगेन ये भी जो है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बट जनरली आप देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट में दो आरओसी का आपको चार्ट दिखेगा, एंड ऊपर निफ्टी 50 है। तो जनरली जब भी जो अगर आपका 2 ईयर रोलिंग रिटर्न है, 2 ईयर रोलिंग रिटर्न अगर आपका निफ्टी का 60-70% होता है, तो वहां से जनरली आपको एक एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म का आपको रिवर्सल देखने मिलता है। एंड जब भी कोई मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था जैसे कि 2008 है, 2020 है, तो उसमें स्पेशली आपका अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत एक्सट्रीम पैनिक होने के बाद एक्सट्रीम ग्रीड भी आती है, तो उसमें आपको अराउंड 100% तक का 2 ईयर रोलिंग रिटर्न देखने मिलता है। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई कि मार्केट अगर बहुत, यानी अगर आप 1 ईयर रोलिंग रिटर्न देखें, 2 ईयर रोलिंग रिटर्न देखें, तो अगर 1 ईयर रोलिंग रिटर्न 100% है, विच मीन्स कि पिछले एक साल में इंडेक्स ने 100% का रिटर्न दे दिया है, विच मीन्स कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मार्केट काफी चल चुका है, जबकि पिछले ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 20-25 साल में मार्केट ने करीबन 12-13% का ही रिटर्न दिया है कैगर बेसिस पे। सो अगेन दिस अलाउज अस टू फाइंड आउट कि कहाँ पे एक्सेप्शनल अच्छा हुआ है, एक्सेप्शनल बुरा हुआ है। तो अपने एवरेज से बहुत ज्यादा दूर भाग गया है, ऐसा पता चल जाता है इससे। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें और भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मूविंग एवरेजेस से डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो जब भी मार्केट बहुत तेज भाग जाता है तो आपका डेविएशन बहुत शार्पली बढ़ जाता है इन दैट दैट पीरियड। तो भी मीन रिवर्ट तो होना ही है, मार्केट का नेचर है, तो या तो आपका प्राइस नीचे आएगा या तो इवेंचुअली आपका जो एमए है वो ऊपर आ जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट एग्जैक्ट साइंस, बट these things confirm each other and help us to identify where we are in the market currently. So that is, a very short brief of the factors that we use in the mean reversion. Now let's go to the debt part of it. तो ये शायद रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इतना काम नहीं आएगा, बट एचएनआईज है या जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनके लिए थोड़ा हेल्प हो सकता है। तो डेट में जनरली एज अ इन्वेस्टमेंट मैनेजर हियर एट सैमको वी डोंट वांट टू हैव very much big risk in debt.
तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट में ही ज़्यादा काम करते हैं। हम अगर मार्केट सिनेरियो ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट रिवर्स हो सकता है यहाँ से, तो हम ट्राई करेंगे कि शायद थोड़ा लॉन्ग टर्म डेट भी ले, तो आपको यील्ड थोड़ा बेटर मिले। तो यहाँ पे डेट में यू वांट टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यू वांट टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म पेपर, जहाँ पे रिस्क आपको कम से कम मिलती है, लिक्विडिटी हाईएस्ट होती है, सो दैट अगर मार्केट्स आर स्टार्टिंग टू गो इन एन अप ट्रेंड अगेन, तो आप बहुत जल्दी से डेट से निकल के आप इक्विटी में जा सको। So third is debt versus arbitrage. Again, I'll tell you the importance of this slide towards the end of the conversation. तो ये हम बचा के रखते हैं बाद में के लिए. Now let's understand कि ये जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है उसके अल्फा के सोर्सेज क्या है. नाउ जो भी हम मार्केट में आते हैं तो हमें एक ही चीज चाहिए, हमें अल्फा चाहिए कि हम थोड़ा बेटर रिटर्न बेंचमार्क से, इंडेक्स से कमा सकें. सो दिस मॉडल हैज फोर मैं हमारे व्यूअर्स को भी बता दूं कि हमारा जो सैमको सिक्योरिटीज़ का जो मिशन है वो भी यही है कि एस द इंडेक्स, हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे इन्वेस्टिंग मॉडल्स चाहिए जिससे हम इंडेक्स को बीट कर सके. तो आई थिंक आपका भी यही मॉडल बता रहा है. Correct, correct. So all investors have only one goal, which is to beat the index, is the index. क्योंकि अगर हम वो भी नहीं कर पा रहे तो मेहनत, मार्केट में इतनी मेहनत करके कोई पॉइंट नहीं है. माइट एज वेल हम इंडेक्स को ही फॉलो करें, इंडेक्स से ही काम करें. सो ये मॉडल में चार सोर्सेज है अल्फा जनरेट करने के लिए. कि अल्फा कहाँ से आता है, तो चार जगह से आता है. पहला ये है कि जब मार्केट्स बेयर मार्केट में है तो आपका नियर जीरो इक्विटी एक्सपोजर हो जाता है, तो उसमें आप डाउन साइड मार्केट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो. सेकेंड है कि जब मार्केट बुल मार्केट में है तो आप 100% इक्विटी में हो. आप 100% इक्विटी में हो तो आप मार्केट का जो अप मूव है वो ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर पा रहे हो. थर्ड है कि जनरली जब भी आप एक अप मूव में होते हो तो मिड एंड स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करते हैं लार्ज कैप्स को. तो उसमें अगर आपका मिड एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर है, 50-60% भी एक्सपोजर है, तो आपको कम वॉलिटिलिटी के साथ एक थोड़ा बेटर अल्फा जनरेट हो सकता है. एंड लास्ट, कि आप इक्विटी में जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मोमेंटम यूज करके इन्वेस्ट कर रहे हो. यानी अगर आप आपने समझो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों के स्टॉक्स अगर आप ले रहे हो, तो उसमें मोमेंटम वाले स्टॉक्स लो जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर थे, तो आपको उसमें भी ज्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा. तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े. तो ये हमारे मॉडल का कंप्लीट एंट्रीज एंड कंप्लीट एग्जिट्स मार्क्ड है यहाँ पे. तो आप देखेंगे कि खराब मार्केट्स में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एंड अच्छे मार्केट्स में अगर आप देखेंगे हम अप मूव्स बहुत अच्छे से कैप्चर कर पा रहे हैं. तो यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्टेड है एंड अप मूव्स का कैप्चर आपको अच्छा मिलता है. सेकेंड, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बुल मार्केट चल रहा है, तो अगर आप, आपका इक्विटी एक्सपोजर कम होगा आपके पोर्टफोलियो का, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपका रिटर्न, आप जो रिटर्न है वो कम बने. नाउ फॉर एग्जांपल ये अप्रैल 2020 से लेके अब तक का रिटर्न है. तो आप देखेंगे अगर 100% इक्विटी होता तो आपने 182% का रिटर्न बनाया होता. बट अगर 100% इक्विटी नहीं होता और 50% होता तो आपका सिर्फ 72% का रिटर्न बनता. सो बुल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर होने के कारण आपका अप मूव ज्यादा से ज्यादा कैप्चर होगा. थर्ड, जैसे कि हमने देखा कि हम कोई भी अगर बुल मार्केट ले, चाहे वो 2004 से 7 का हो, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया था, ऑलमोस्ट 700% रिटर्न दिया था. उसके बाद मिड कैप, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड उसके बाद निफ्टी 50. तो ये जनरली मार्केट, बुल मार्केट का हर बुल मार्केट का तरीका होता है जहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप्स आउट परफॉर्म लार्ज कैप, एंड जनरली कंसोलिडेशन एंड खराब पीरियड में लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म द मिड एंड स्मॉल कैप. तो आप बाई बाई ट्रांसफॉर्मर मॉडल आप मार्केट्स में तभी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हो जब आपका मार्केट्स अप ट्रेंडिंग है. तो अप ट्रेंडिंग है यानी स्मॉल कैप, मिड कैप आउट परफॉर्म करने के चांसेस ज्यादा है, तो आपका उसमें भी एक्सपोजर होना चाहिए, सो दैट यू आर मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ द मार्केट्स. Again, second example is the recovery rally from 2008 global financial crisis. Again, if you see, there is an exception this time कि Nifty Next 50 ने better return दिया था, but small cap, mid cap again were very near, were very close to it, and Nifty 50 was way below. 2014 to 2018 आप देखेंगे again small cap, mid cap have outperformed the large caps by a very big margin, which also happened in 2020 and the current bull market that is going on. तो अप्रैल 2020 से लेके अब तक देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 255%, 256% का रिटर्न दिया है. सो
एक अल्फा, जो सबसे बड़ा अल्फा, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ अल्फा फॉर द ट्रांसफॉर्मर मॉडल इज अगेन हैविंग एक्सपोजर इन मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स जो मोमेंटम में है, so that you are trying to get the best of the bull run. Now, fourth source of strategy is very clear कि momentum stocks को ही select करना है. तो momentum जो style of investing है वो by itself बहुत superior है. दिस इज NSE इंडेक्स नंबर्स. तो आप देखेंगे अप्रैल 2005 से लेके सितंबर 2023 तक निफ्टी 50 ने करीबन 13% का रिटर्न दिया है. बट वही सेम पीरियड में जो दो मोमेंटम इंडाइसेस है, यानी जहाँ पे मोमेंटम के बेसिस पे स्टॉक सिलेक्ट होके इंडेक्स बनते हैं, तो वहाँ पे 22.5% ऑलमोस्ट एंड 18.5% का रिटर्न बना है, विच इज almost 6.5 and 8.9% alpha generated by momentum selection and momentum indices. So momentum by itself एक बहुत superior strategy है. It is one of the strongest anomalies in finance, यानी जहाँ पे आपकी efficient market hypothesis को ये beat करता है, and it's one of the biggest sources of alpha as per us that will help investors to create money in the markets. तो ये जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी जो है उसका जो रिटर्न्स अगर हम देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट मैचिंग वॉरेन बफेट्स रिटर्न. Yes, तो जो वॉरेन बफेट जी का जो लॉन्ग टर्म CAGR रिटर्न है वो लगभग 18-20% के आसपास का ही बैठता है. सो ये एक स्ट्रैटेजी तो डेफिनेटली बीट कर रही है, और जो दूसरी वाली है इट इज़ ऑलमोस्ट मैचिंग हिज परफॉर्मेंस. करेक्ट. सो अगेन अगर आप बाकी सारे अगर बड़े इंडाइसिस से कंपेयर करेंगे तो परफॉर्म मतलब अल्फा आपको और भी बड़ा दिखेगा. एंड कूडोस टू वॉरेन बफेट जी की, उन्होंने तो इतने लंबे हिस्ट्री में इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है. दिस इज एक्चुअली जस्ट फ्रॉम 2005, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 18 साल हुए हैं. तो अगेन बट द पॉइंट बीइंग कि मोमेंटम सिलेक्शन is far superior to almost every other strategy out there. So let's look at how well the transformer model works. These are some back-tested numbers. So this is 1 year rolling return compared to the benchmark of hybrid funds, which is Nifty Composite Debt 50/50. तो इसमें आप देखेंगे तो बिकॉज हम बुल मार्केट्स में ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर रखते हैं, तो उसमें आपको एक बड़े ब्लू, मतलब जब भी मार्केट्स अप ट्रेंडिंग होते हैं तो आपको बहुत बड़ा गैप अपसाइड में देखने मिलेगा. एंड डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो 1 year रोलिंग रिटर्न में जो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 10-12% से ज्यादा नेगेटिव 1 year में हुआ नहीं है. एंड द ब्यूटी इज व्हेन देयर आर वेरी लार्ज ड्रॉडाउन्स लाइक दैट देयर वाज इन 2008, कि यहाँ पे हम बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो गए थे. द ट्रांसफॉर्मर मॉडल वेंट आउट ऑफ इक्विटीज वेरी फास्ट, but the markets crashed and 1 year rolling return for a 50/50 index was also around negative 30%. तो डाउन साइड प्रोटेक्ट हो रहा है, आपका अपसाइड बहुत अच्छे से कैप्चर हो रहा है, इज ऑल्सो एविडेंट इन 3 year रोलिंग रिटर्न नंबर्स. तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अगेन अपसाइड कैप्चर इज वेरी गुड, डाउन साइड प्रोटेक्शन इज ऑल्सो प्रिटी गुड. 3 year रोलिंग रिटर्न में आप देखेंगे तो आपको एक भी नेगेटिव रिटर्न का इंसिडेंस नहीं है ना 3 year रोलिंग रिटर्न बेसिस. So that is how well this model works. ये जो स्लाइड है सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है. इसमें अगर आप देखेंगे तो ड्रॉडाउन जो है ये मॉडल का, वो कभी भी 20% से ज्यादा का ड्रॉडाउन इस मॉडल ने नहीं दिया है. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल. एंड दैट इज इफ यू, अगर आप मुझे पूछे कि ये पूरे प्रेजेंटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड क्या है, तो वो ये स्लाइड है कि जहाँ पे आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है. तो ये स्ट्रैटेजी स्पेशली अगर आप वॉलेटाइल पीरियड्स है या मार्केट्स खराब होने की चांसेस है, तो दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी कैन हेल्प यू अ लॉट. सो इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हाईलाइट करना चाहूँगा कि पास्ट में जैसे कि 2008 में 60% का भी फॉल आया था, कोविड के दौरान 40% का फॉल आया था, लेकिन ये जो ब्लू में लाइन दिखा रहे जो पारस जी की स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ 20% से ज़्यादा नीचे नहीं गई है. सो जो इन्होंने हमने स्टार्ट में देखा था कि हर 3.5-4 साल में बाज़ार 25% से ज़्यादा का फॉल आता है बाज़ार में. सो जनरली हम यही देखते हैं कि बाज़ार में जितना भी फॉल आता है लोगों का पोर्टफोलियो उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल गिरता है. वेरेज जो पारस जी जो हमें स्ट्रैटेजी बता रहे हैं वो ऐसी स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पे बाज़ार जब बढ़ता है तो मार्केट से ज़्यादा ही आपको रिटर्न मिलते हैं और जब गिरता है तो कम गिरते हैं.
बहुत बहुत ब्यूटीफुली अपूर्व जी आपने ये कैप्चर किया है। सो अगर हम की स्टार्ट्स की बात करें मॉडल की, तो जो मॉडल है उसने अप्रैल 2005 से लेके अब तक सितंबर 2023 तक 20.05% का रिटर्न दिया है। अगेन बैक टेस्टेड रिटर्न है, बट ब्यूटी ये है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन सिर्फ 12.74% है, जहाँ पे निफ्टी 15 ने ये सेम पीरियड में 14.32% का रिटर्न दिया है विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 21.64, यानी बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी के साथ कम रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है बहुत सुपीरियर है कंपेयर टू द निफ्टी 50 TRI। सो अपूर्व जी, जो ये हमने पूरा ट्रांसफॉर्मर मॉडल बताया उसके बेसिस पे हम जो है एक नया फंड ला रहे हैं, सैमको म्यूचुअल फंड। वी आर वेरी प्राउड टू अनाउंस कि हम एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड ला रहे हैं जो ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल पे ही बिल्ट है। एंड ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल पे जो बिल्ड है, ये जो हमने नंबर्स देखे वो सारे इसी फंड के बैक टेस्टेड नंबर थे। तो एनएफओ जो है इस फंड का 7 दिसंबर से 21 दिसंबर है। एंड ये फंड के जो कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है वो थोड़ा मैं आपको और आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। तो जो फंड है, जैसे हमने देखा कि इट इज डिजाइंड फॉर अ रियल टाइम डायनेमिक एसेट एलोकेशन, क्योंकि मार्केट जो है वो रियल टाइम बेसिस पे चेंज होता है। तो आपका जो एसेट एलोकेशन है, आपका जो फंड का जो एसेट एलोकेशन है वो भी रियल टाइम चेंज होना चाहिए। जो हमने ट्रांसफॉर्मर मॉडल समझा अब तक, वो इसी ट्रांसफॉर्मर मॉडल के बेसिस पे ये फंड बना है जो हमारा इन हाउस क्रिएटेड मॉडल है। एंड थर्ड की फंड का प्रिंसिपल है ट्रेंड फॉलोइंग, यानी जो भी ट्रेंड है वो ट्रेंड को फॉलो करो। अगर अप ट्रेंड है तो आप इक्विटी में ज्यादा से ज्यादा रहो, डाउन ट्रेंड है तो आप इक्विटी से बाहर हो जाओ। एंड दैट इज हाउ दिस फंड इज गोइंग टू वर्क। तो एक्सपोजर यहाँ पे हमें फुल फ्रीडम है कि हम 0% इक्विटी भी कर सकते हैं, हम 100% इक्विटी भी कर सकते हैं। तो अच्छे मार्केट में हम 100% इक्विटी तक जा सकते हैं, खराब मार्केट में हम 0% इक्विटी तक जा सकते हैं। एंड जब हम इक्विटी से बाहर जाते हैं तो हमें या तो हम डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो हम आर्बिट्राज कर सकते हैं। तो डेट में जब हम इन्वेस्ट करेंगे, तब मैंने आपको बताया कि हम जो है अच्छे कंपनीज के पेपर लेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, हम ड्यूरेशन मैनेज करेंगे, लिक्विडिटी मैनेज करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी, वो स्लाइड में आपको एक बार वापस दिखाता हूँ कि म्यूचुअल फंड होने के कारण हमें एक फायदा ये होगा कि हम अगर इक्विटी से बाहर होके हम आर्बिट्राज करते हैं तो हमें इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो जो फंड का सेबी ये कहता है कि ऑन एन एवरेज आपका 65% इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए, ताकि आपको इक्विटी टैक्सेशन जो स्कीम है वो इक्विटी टैक्सेशन के हिसाब से टैक्स होगी। तो हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि ये स्कीम को जो है हम इक्विटी टैक्सेशन में लाए, ताकि आपको 1 ईयर के ऊपर जो है लॉन्ग टर्म टैक्सेशन लगे, कैपिटल गेन्स लगे। स्कीम फीचर्स बहुत सिंपल है। इस स्कीम का बेंचमार्क होने वाला है निफ्टी हाइब्रिड कॉम्पोजिट डेट 50/50 इंडेक्स। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये है, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5,000 रुपये है। एक्सिट लोड यहाँ पे बहुत अच्छा है कैटेगरी के हिसाब से, कि यहाँ पे आपको पहले साल में जो है 25% यूनिट्स आपको बिना एक्सिट लोड के आप निकल सकते हो। बट बैलेंस 75% यूनिट्स के लिए आपको पहले साल में 1% का एक्सिट लोड लगेगा। उसके बाद देर इज नो एक्सिट लोड। फंड मैनेजमेंट टीम की बात करें तो इट इज हेडेड बाय मिस्टर उमेश कुमार मेहता, जो हमारे सीआईओ है, हमारे साथ को फंड मैनेजर है। उमेश जी जो है 22 साल से मार्केट में है। ही इज द मेंटोर फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हियर एट सैमको ऑल्सो, कि जिन्होंने हमें मार्केट सिखाया है, जिन्होंने हमें पूरा उनकी हिस्ट्री स्टडी करने की जो कैपेबिलिटी है उससे हमें बहुत फायदा हुआ है। सो ही इज गोइंग टू बी यू नो द को फंड मैनेजर फॉर दिस स्कीम। इक्विटी साइड पे मैं हूँ और धवल जी है। तो धवल जी इज डेडिकेटेड ओवरसीज फंड मैनेजर। उमेश जी जो है वो ऑलमोस्ट 15 साल से सैमको ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। मैं ऑलमोस्ट 5.5 साल से सैमको के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सो ऑल थ्री ऑफ अस आर सीएस, जो हम इक्विटी साइड मैनेज करने वाले हैं। एंड डेट साइड पे हमने बहुत रिसेंटली मिस्टर अभिरूप मुखर्जी को हायर किया है, जिनको ऑलमोस्ट 14-15 साल का एक्सपीरियंस है ऑन द डेट साइड। तो डेट साइड में जो हमारी एक्सपर्टीज रहेंगी वो अभिरूप जी से आएगी। ही वॉज विथ मोतीलाल ओसवाल फॉर ऑलमोस्ट 8-9 साल वो मोतीलाल ओसवाल के साथ थे, एंड अभी हमारे साथ है। हमारा जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है उसमें डेट मैनेज करने के लिए।
स्कीम का रिस्कोमीटर देखें तो वेरी हाई है प्रोडक्ट लेवल। सो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि जो भी हमने बैक टेस्टेड नंबर्स का बात किया तो दे आर नॉट टू बी कंस्ट्रूड एज गारंटीड फ्यूचर रिटर्न्स। पास्ट रिटर्न्स है, बैक टेस्टेड रिटर्न्स है, तो उन्हें वैसे ही कंस्ट्रू करना है। कुछ स्टॉक्स के नाम लिए, एग्जांपल्स लिए, तो वो भी एग्जांपल्स ही है या इलस्ट्रेशन पर्पसेस ही है, रिकमेंडेशंस नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स है। एंड वन फाइनल स्लाइड की क्यों सैमको डैफ, तो यहाँ पे आपको एक मोमेंटम ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम मिलता है जो इक्विटी मार्केट को देखता है, सुनता है, ऑब्जर्व करता है एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। यहाँ पे ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है कि यहाँ पे आप बेयर मार्केट्स में जो है आपका ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। ये ट्रूली डायनामिक इन नेचर है कि यहाँ पे ये एक्चुअली 0% इक्विटी पे भी जा सकता है, 100% इक्विटी पे भी जा सकता है। जैसे मार्केट की डिमांड होगी, मार्केट का सिचुएशन होगा, उस हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड होगा। एंड ये जो एसेट एलोकेशन होगा वो काफ़ी हद तक रियल टाइम बेसिस पे होगा कि जहाँ पे हमें जो सिग्नल्स आते हैं ऑन अ डेली बेसिस, हमें सिग्नल्स आते हैं कि हमें हमारा इक्विटी एक्सपोजर कितना एडजस्ट करना चाहिए या कितना होना चाहिए हमारा इक्विटी एक्सपोजर। हमें डेली टाइम पे, डेली बेसिस पे ये जो एल्गो है हमारा हेल्प करता है, ट्रांसफॉर्मर मॉडल है वो हमें बताता है। एंड लास्ट की स्टॉप लॉस मॉडल है। तो यहाँ पे जब मार्केट्स खराब हो जाता है तो क्विकली हम इक्विटीज से काफ़ी हद तक बाहर हो जाते हैं। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अस कि हमारा जो ड्रॉडाउन है उसमें या डाउनसाइड है मार्केट का, उसमें हम कम पार्टिसिपेट करें। सो अपूर्वा जी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत पेशेंटली सुना, एक्टिवली सुना, एंड आई होप कि आज का ये जो ट्रांसफॉर्म मॉडल का स्ट्रैटेजी था वो आपके इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू ऐड करेगा, उनको कुछ नया सीखने मिला होगा, आई होप। श्योर, एब्सोल्युटली। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पूरा इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन था और आपने सारी चीज़ें बता दी, फंड के बारे में भी बता दिया। तो आई थिंक ये जो अभी हम जो पीरियड में है और जो जिसमें जाने वाले, शायद जैसे कि हमने सबसे पहले बात की, बीच में भी बात की कि हर 3.5-4 साल में एक करेक्शन ड्यू होता है। और मेरी भी कुछ स्टडीज़ है जो कि मैं फॉलो करता हूँ, तो मैंने भी उस पर वीडियोस बनाए कि ये मार्केट 8-8 साल की साइकिल्स में चलता है। तो और वी आर करंटली इन अ ग्रीड फेज साइकिल जहाँ पे एक तेज़ी का दौर रहता है और वो साइकिल अभी टर्न होने वाली है अप्रैल 24 में। सो बेस्ड ऑन दैट टू आई फील के जो इलेक्शन वाला पीरियड है वो शायद वॉलेटिलिटी ला सकता है, डिपेंडिंग ऑन हु विन्स, व्हाट हैपेंस, ये किसी को नहीं पता। और शायद डिस्पाइट हैविंग द फेवरेबल रिजल्ट, शायद मार्केट का जो व्यू है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा वो तो कोई भी गेस नहीं कर पाएगा। सो देयर इज लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग में आती है कि बहुत बार हम लोग ये बोलते हैं जब बाज़ार टॉप आउट हो जाता है और नीचे गिरता है, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि काश मैंने उस वक्त बेच दिया होता और मैं शायद एफडी या गोल्ड ले लेता। और जब बाज़ार बॉटम आउट होता है तो तब हम फिर से बोलते हैं अरे यार काश मैंने उस बॉटम वाले दिन पे कुछ ले लिया होता तो आज वो डबल होता या ट्रिपल होता। तो ये जो काश है वो आपकी स्ट्रैटेजी ये काश निकाल देता है और शायद काश निकाल के कैश भी लेके आएगा, होपफुली फॉर इन्वेस्टर्स। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड द एंटायर टीम एट सैमको म्यूचुअल फंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है और होपफुली इट ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ कैश फॉर टू इन्वेस्टर्स एज वेल। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू अपूर्वा जी। तो ये थे पारस माटलिया जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने ट्रांसफॉर्मर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात की। तो जैसे कि इन्होंने अभी अभी बताया कि ट्रांसफॉर्मर जो स्ट्रैटेजी है वो जैसे कि मार्केट का एनवायरनमेंट बदलेगा वैसे ही स्ट्रैटेजी भी बदल जाएगी। सो फ्रॉम इक्विटी इट वुड शिफ्ट टू डेट एंड फ्रॉम डेट इट विल अगेन शिफ्ट टू इक्विटीज़ वेन एवर द गोइंग इज़ गुड। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जो आने वाला समय है उसको ध्यान में रखते हुए। सो आई होप कि ये पूरा ही एपिसोड आपको काफ़ी इंसाइटफुल लगा रहेगा और ऐसे ही इंसाइटफुल एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.